मैसूर राज्य है ना। थोड़ा सा मैसूर राज्य को देखिए आप लोग, पहले देखेंगे तो अपने आप बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो इलाका है ये बंगाल वाला इलाका था, मैंने पहले से समझाया था आप लोगों को, है ना। ये बंगाल वाला इलाका है, यानी कि यहाँ पर किसका डोमिनेंट पावर चल रहा है इस टाइम? ईस्ट इंडिया कंपनी का, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और ये वाला जो आपको इलाका दिख रहा है ये है पेशवा का इलाका, या जिसे हम लोग मराठा कहते हैं, है ना। और इसके जस्ट बगल में जो इलाका है उसे हम लोग निजाम कहते हैं, निजाम वाला इलाका है। ओके, ये जो एरिया है इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। ठीक। अब ये जो आपको एरिया दिख रहा है इतना पूरा, ये है मैसूर। ओके, ये है मैसूर। और यहां वाले इलाके में दो चीजें हैं, एक तो है पांडिचेरी और दूसरी जगह का नाम है मद्रास। यानी कि ये दोनों इलाका क्या है? पांडिचेरी और मद्रास। यहीं के आसपास है माहे। क्या पर है, क्या नाम है? माहे। थोड़ा सा इसको मैं सर्कल को कम करूं और इस सर्कल को यहां लेकर के आऊं, तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये है त्रावणकोर। समझ पा रहे हैं पोजीशन? नहीं समझ पा रहे, है ना। मैप के अकॉर्डिंग मैं उतना अच्छा मैप नहीं बना पा रहा हूं, फिर भी आप समझने के लिए समझ जाइए कि कुछ चीजें हैं जो आपस में सटी हुई। हाँ हाँ, जगह का नाम है, ठीक है ना। तो बंगाल वाले पे डोमिनेंट पावर कौन में है? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं। ओके, और यहाँ कौन है? पेशवा के लोग हैं। यहाँ बगल में निजाम है, बगल में मैसूर है जिस पर हैदर अली और टीपू सुल्तान आने वाले हैं। ओके, ये उत्तरी सरकार है, समझ में आ रहा है ना, उत्तरी सरकार है। जगह का नाम ये पांडिचेरी और मद्रास वाला इलाका है जिसे आज हम लोग तमिलनाडु बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे क्या है? माहे, और इसके नीचे जो है वो है त्रावणकोर। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान रखो, ये जो त्रावणकोर वाला इलाका है इस पर अंग्रेज डोमिनेंट पावर करते हैं, यानी कि अंग्रेजों का स्वामित्व होता है। यानी कि त्रावणकोर पर किसका राइट बन रहा है? अंग्रेजों का। माहे वाला जो इलाका है इस पर कंट्रोल करता है हैदर अली। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी कि माहे का जो इलाका है उसको कौन कंट्रोल करता है? हैदर अली। और हैदर अली इस माहे पर अपने दम पर फ्रांसीसियों को बैठा दिया है। किसको बैठाया है? फ्रांसीसियों को। समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे देखो, अब मामला क्या है मैसूर में। तो एक महान व्यक्ति है जिसका नाम है क्या? हैदर अली। क्या नाम है? हैदर अली। मैंने आपको बताया कि हैदर अली 1749 में एक दलवाई के रूप में देवराज की सेना में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन बहुत ही कम टाइम में अपनी योग्यता को दिखाते हुए वो डिंडीगुल का फौजदार अपॉइंट कर दिया जाता है। अब ये डिंडीगुल जो है वो कहां पर है? ये डिंडीगुल जो है ये इन दोनों के बीच में है, यहाँ के आसपास है डिंडीगुल। जगह का नाम है डिंडीगुल। क्या नाम है जगह का? डिंडीगुल। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जस्ट बगल में माहे के देखो क्या है? डिंडीगुल। डिंडीगुल में ही उसे क्या अपॉइंट किया गया है? उसे फौजदार अपॉइंट किया गया है। तो 1749 में यानी कि 1749 में हैदर अली जो है वो एक नॉर्मल सिपाही है, एक साधारण सा सिपाही है, बट अपनी योग्यता के दम पर हैदर अली 1749 में वो देवराज की आर्मी में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, और एक सामान्य सा दलवाई है यानी कि सिपाही है और कुछ नहीं है वो। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट मसला है कि 1755 तक आते आते वो डिंडीगुल का फौजदार हो गया। कहां का फौजदार हुआ? डिंडीगुल का फौजदार हो गया अपनी योग्यता के दम पर। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? डिंडीगुल का फौजदार हो गया। जब डिंडीगुल का फौजदार हो गया तो ये कहां, यहां पर कितने टाइम तक रहा? तो 1761 तक रहा। समझना ध्यान से बात को, 1749 से लेकर के 1755 तक हैदर अली सिर्फ एक सामान्य सिपाही है। समझ पा रहे हैं ना? इतना सिर्फ एक सामान्य सिपाही है, वो भी कहां? यहां पर मैसूर की सेना में। लेकिन उसकी योग्यता को देखते हुए
लेकिन उसकी काबिलियत या उसकी योग्यता को देखते हुए जो मैसूर का कमांडर इन चीफ था देवराज, उसने हैदर अली की प्रतिभा को पहचाना और उसने कहा कि तुम्हें डिंडीगुल का फौजदार हो जाना चाहिए। समझ पा रहे ना? इसलिए उसे 1755 में क्या बना दिया गया? डिंडीगुल का फौजदार बना दिया गया। मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी कि डिंडीगुल जब ये जा रहा था, एक और व्यक्ति को साथ में लेके गया था जिसका नाम था खांडे राव। ये एक ब्राह्मण आदमी था। अब खांडे राव का रोल क्या था कि ये जो वाडियार वंश था उन महिलाओं के गुरु हुआ करते थे, यानी कि रिलीजियस मेंटर हुआ करते थे, यानी कि वो महिलाएं खांडे राव को अपना गुरु मानती थी। खांडे राव कोई बात बोलेगा तो उसको खिलाफ नहीं जाएंगी। खांडे राव ही कोरोनेशन सेरेमनी कंप्लीट करता था, राज्याभिषेक की जो प्रक्रिया थी उसको भी कंप्लीट करता था ये। तो डिंडीगुल जब ये फौजदार बन करके गया, ये खांडे राव को भी साथ में लेके गया। वहां जब वो डिंडीगुल पहुंचा तो डिंडीगुल में ही उसने एक शस्त्रागार का निर्माण कराया, आर्मरी का निर्माण कराया। वो भी किस स्टाइल में? फ्रांसीसी स्टाइल में। किस स्टाइल में बनवाया? फ्रांसीसी स्टाइल में। फ्रांसीसी और ब्रिटिश ये दोनों जानी दुश्मन हुआ करते थे। बात समझ पा रहे ना? ये दोनों जानी दुश्मन हुआ करते थे, फ्रांसीसी और ब्रिटिश दोनों जानी दुश्मन है। तो अगर हैदर अली शस्त्रागार का निर्माण करा रहा है फ्रांसीसियों की हेल्प से, तो अंग्रेजों को दिक्कत तो होनी लाजमी थी, है ना? कि तुम हमारे दुश्मन के साथ मिल करके काम कर रहे हो, गलत बात है ना? तो इसने अंग्रेजों की इन सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी आर्मी तैयार कर ली और एक बेहतरीन सेना बनाई जो फ्रांसीसी स्टाइल पर थी। और उनको जो ट्रेनिंग देने का काम हुआ वो यूरोपियन कल्चर पर मतलब आधारित था। यानी कि फ्रांसीसियों ने हैदर अली की पूरी सेना को ट्रेंड कर दिया। यानी कि अब जो हैदर अली की सेना है वो फ्रांसीसी सैनिकों की तरह लड़ सकती है, यानी कि अब हैदर अली की सेना अंग्रेजों की तरह लड़ सकती है। ऐसा पहली बार हो रहा था, पहली मर्तबा भारत में हो रहा था कि कोई भारतीय व्यक्ति अपनी आर्मी को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेंड कर रहा हो। हमारे यहां अंग्रेज जीत क्यों जाते थे? क्योंकि उनके लड़ने का तरीका अलग था और उस तरीके को हम समझ नहीं पा रहे थे। और ऐसा पहली बार प्रयास किसने किया? हैदर अली ने। उसने फ्रांसीसियों से सहयोग लिया। किससे? फ्रांसीसियों से। अगर नाम मैं बता दूं तो इसमें नाम उस आदमी का सर आयरकूट। क्या नाम है? सर आयरकूट। यानी कि जिस फ्रांसीसी व्यक्ति ने इसको हेल्प की, यानी कि फ्रांसीसी कमांडर इन चीफ था ये कौन? सर आयरकूट। बात समझ पा रहे हैं ना भाई? फ्रांसीसी का मतलब कोई तो व्यक्ति होगा ना, वो व्यक्ति कौन है? सर आयरकूट। सर आयरकूट के जो संबंध थे वो हैदर अली से बहुत अच्छे थे, है ना? तुम्हें समझ में आ रहा है? पक्का? थोड़ा चलो ठीक, जहां दिक्कत है वहीं बता देना, ठीक है? हम रोक देंगे। तो डिंडीगुल में एक शस्त्रागार मतलब एक आर्मरी बनाना है जहां पर तोप, बंदूक, गोला, कारतूस इन चीजों को निर्माण किया जाता है, इन सारी चीजों को मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो। और उसके नियर अबाउट यानी कि जो शस्त्रागार आर्मरी है उसके नियर अबाउट ट्रेनिंग सेंटर हो। किसके लिए? सिपाहियों के लिए। और वो सारे के सारे सिपाही जो हैदर अली के हैं उनको ट्रेंड कौन करवा रहा है? तो सर आयरकूट के निर्देशन में, यानी किसके गाइडेंस में हो रहा है ना? सर आयरकूट कौन है? फ्रांसीसी है। और किसका दुश्मन है? तो ब्रिटेन का दुश्मन है। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस स्थिति को। मैंने बताया था कि अंग्रेजों के द्वारा शुरुआत में ही अपनी 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, एक बंगाल में, एक बंबई में और एक मद्रास में। इसका मतलब है कि अंग्रेज यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं और यहां पर भी हैं। ब्रिटिश तीनों साइड में है ना? समझ में आ रहा है ना? और जस्ट देखो ये डिंडीगुल जस्ट बगल में है कि नहीं है? ये अंग्रेजों को समझ में आएगा कि नहीं कि इनकी ये लोग क्या हरकत कर रहे हैं? आराम से समझ में आ जाएगी इनकी हरकत को। इसलिए अंग्रेजों को इसकी ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। नेक्स्ट मैसूर। मैं अब ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वार क्यों हुआ। सुन आ रहे ना? यानी कि अंग्रेजों और हैदर और टीपू के बीच में जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध होने की प्रमुख वजह क्या है?
समझ में आ रहा है ना, मैं ये समझाना चाह रहा हूं बात को। तो बैकग्राउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बैकग्राउंड लड़ने वाला ही बन रहा है ना। सारा मामला अपने हित में है। जब तक तुम्हारे हित में होगा तब तक व्यक्ति के साथ तुम्हारे अच्छे रिलेशन होंगे। तुम्हारा इंटरेस्ट बदला, रिलेशन बदल जाते हैं, नहीं बदल जाते? समझ में आ रहा ना? जब तक आपका सामने वाले के साथ अच्छा इंटरेस्ट है तब तक रिश्ते बढ़िया। जहां इंटरेस्ट बदला वहीं पर रिश्ते बदल जाते हैं। सारा मसला अपनी पावर का है। अगर तुम खुद में मजबूत रहोगे तो सारे लोग तुम में इंटरेस्ट लेंगे, नहीं तो कौन इंटरेस्ट नहीं लेगा। सब बकवास बातें होती है नहीं तो। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर ये डिंडीगुल में है। मद्रास यानी कि जो अंग्रेज वाले हैं इसको देख रहे हैं कि इसकी एक्टिविटी क्या चल रही है। ठीक है, अब अंग्रेज चाहते हैं, अब ध्यान से समझना, अब अंग्रेजों को लग रहा है कि अगर इसको कंट्रोल करना है, एक तो वजह ये ना कि हैदर अली के साथ दुश्मनी होने की, कि तुम हमारे दुश्मन के साथ मिल रहे हो, जो कि गलत है, पहली वजह। यानी कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो होगा उसके उसका जो बैकग्राउंड है वो कि तुम हमारे दुश्मन के साथ मिल रहे हो। ओके, दूसरा प्रमुख वजह, ये जो मैसूर है, ये मैसूर जो है ये मालाबार कोस्ट पर है, और ये जो मालाबार कोस्ट है ये स्पाइस के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। यानी कि यहां पर मसाले भारी मात्रा में मिलते थे, चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे वो इलायची हो, है ना, बड़ी इलायची हो, इन सारी चीजों का जो मसालों का मामला था वो सारे के सारे मसाले इस मालाबार कोस्ट में पाए जाते थे। तीसरा जो सबसे इंटरेस्ट वाला मामला था वो था लाल चंदन की लकड़ी, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांडिंग फैक्टर था। एक तो स्पाइस और दूसरा चंदन की लकड़ी। अंग्रेजों को लगता था कि अगर इस और दूसरा मसला इसमें क्या है कि यहां इसका पोर्ट, बंदरगाह, ताकि यहां से हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जा सकें। समझ आ रहा है ना? यानी कि जो जियोग्राफिकल रीजन है उसका भी मामला फंसता है। यानी कि अंग्रेज इस लोकेशन मैसूर को इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि ये इस लोकेशन में पड़ रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये इस लोकेशन में पड़ रहा है। निजाम के साथ क्यों इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उसका कोई लोकेशन नहीं है ठीक ठाक तरीके का। हमारा लोकेशन बन रहा है, इस मैसूर का लोकेशन बन रहा था, इसलिए अंग्रेज इंटरेस्ट ले रहे थे। एक तो स्पाइस, दूसरा चंदन की लकड़ियां, तीसरा पोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा वो इन्हीं बंदरगाहों से होगा। और पुर्तगाली यहां पर आ चुके थे, ये बात समझ आ रही ना आपको? लेकिन अब कमजोर हो चुके थे, उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी, उनको हरा चुके थे लोग। पुर्तगालियों के बस की बात नहीं थी अंग्रेजों से सामना कर पाना। दूसरी जो सबसे बड़ी पावर थी वो हैदर अली और टीपू सुल्तान की। इतना समझ में आया? क्लियर हुआ इतना? तो 1761 यानी कि 1749 में हैदर अली एक सिपाही के रूप में भर्ती हुआ सेना में। 1755 तक डिंडीगुल में फौजदार रहा। खांडे राव के साथ उसने मिल करके वाडियार वंश के साथ डिप्लोमेटिक रास्ते निकाले ताकि वाडियार वंश के लोग हमें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें, क्योंकि जब तक वाडियार वंश बोलेगा नहीं तब तक भारत की प्रजा मानेगी नहीं, मैसूर की प्रजा मानेगी नहीं। एक मुहर तो चाहिए ना, चाहिए। अगला 1761 में देवराज और नंदराज के अत्याचारों से मैसूर की जनता परेशान हो गई थी, तो हैदर अली को इसमें मौका दिखाई दिया। इसलिए 1761 में देवराज और नंदराज की हैदर अली ने हत्या कर दी। अब अकेला डोमिनेंट पावर में कौन आ गया? हैदर अली। और खांडे राव ने उन महिलाओं से मिलकर के उसको अपना उत्तराधिकारी बनवा लिया। यानी कि अब हैदर अली के सामने कोई विशेष चैलेंज नहीं था इंटरनल तरीके से देखें तो। यानी कि वाडियार वंश में या मैसूर में इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके सामने, हैदर अली के सामने कोई चैलेंज नहीं था उसके सामने। सिर्फ चैलेंज था तो ब्रिटिश वाला। क्लियर हुआ इतना? और 1761 में जैसे ही वो मैसूर का राजा बना, उसने तुरंत अपनी कैपिटल डिसाइड की, श्रीरंगपट्टनम। एक राजा है अगर कोई तो उसे तीन चीजों का प्रतीक रखना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति राजा बनना चाहे तो 3 सिंबॉलिक चीजें हैं जिसे उसे करना पड़ता है। क्या?
अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं राजा हूं, तो राजा होने का सिंबल क्या है कि तुम्हारी अपनी अपनी कैपिटल होनी चाहिए, राजधानी होनी चाहिए तुम्हारी, नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राजा बनना है, राजा बनना चाह रहा है, तो उसकी क्या होनी चाहिए, अपनी एक कैपिटल होनी चाहिए, अपनी एक राजधानी होनी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मामला कि तुम्हारे नाम का सिक्का होना चाहिए, क्वाइन, तुम्हारे नाम का सिक्का होना चाहिए। मार्केट में बोला जाता है ना, आजकल तुम्हारे नाम का सिक्का चल रहा है, मतलब तुम्हारी धौंस चल रही है ना। तो तुम्हारे नाम का क्या होना चाहिए, सिक्का चलना चाहिए, क्वाइंस। और तुमने टाइटल लिया हो और उस टाइटल को लीगलाइज, प्रमाणित किया गया हो। हाँ, टाइटल भी ली, जैसे अब तुम अपने आप को बोल दो कि मैं आज से भारत रत्न, तुम्हारा नाम क्या है, दिव्या, मैं भारत रत्न दिव्या, कौन मानेगा, कौन मानेगा? मेरी बात सुनो, तुमने खुद को कह दिया कि मैं आज के बाद भारत रत्न, मुझे भारत रत्न मिल गया, कौन मानेगा? जब तक एक लीगल अथॉरिटी आपको प्रोवाइड नहीं कर देती। भारत का राष्ट्रपति जब तक आपको भारत रत्न नहीं दे देता है, खाली वो बोल ही दे कि दिव्या को भारत रत्न दिया जाता है, मिले ना मिले, दुनिया मानेगी कि नहीं मानेगी, बस इतना बताओ। मानेगी। दिव्या बोल दे कि दिव्या को भारत रत्न मिल चुका है, कौन मानेगा? क्योंकि तुम लीगल अथॉरिटी नहीं हो। ठीक उसी तरह से हैदर अली कुछ भी हो जाता, जब तक वाडियार वंश इस बात को ना बोलता कि ये मेरा उत्तराधिकारी है, प्रजा मानती। ये प्रजा है मान लो, ये मानेंगे जब तक राष्ट्रपति ना बोले या प्रधानमंत्री ना बोले। ठीक उसी तरह से हैदर अली चिल्लाता रह जाता कि हम हो गए तुम्हारे बादशाह या राजा, लेकिन वाडियार वंश के लोगों ने नहीं बोला है, तो इसका मतलब अभी तुम इलीगल आदमी हो। तो मुहर किसने मारी? वाडियार वंश। खांडेराव को क्यों लेके गया था? वो पागल आदमी था, खांडेराव को अपनी पूरी सैलरी पे कर रहा था, क्योंकि खांडेराव यहां डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहा था वाडियार वंश की महिलाओं के साथ। हैदर अली इस बात को जानता था कि जब तक प्रजा नहीं मानेगी तब तक मैं बादशाह या सुल्तान नहीं बन सकता हूं। तो उसने सबसे पहले क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाई, जो कि एक राजा होने का पहला प्रमाण है। सबसे पहले उसने क्या बनाया? श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई। श्रीरंगपट्टनम ही कहते हैं, ठीक है ना। श्रीरंगपट्टनम को अपनी उसने राजधानी बना ली। दूसरा, उसने अपने नाम का तुरंत सिक्का यानी कि क्वाइंस जारी किया, क्वाइंस जारी किया। और सिक्का भी एक गोल्ड यानी कि सोने का और एक तांबे का, यानी कि उसने अपने शासन सोने के सिक्के जारी किए। उस समय सोने के ही सिक्के जारी होते थे, चांदी के या तांबे के, यानी कि उसने सोने के और तांबे के सिक्के जारी किए, क्योंकि मैसूर में वंश का नाम था वाडियार वंश। ध्यान से समझना इस बात को, वंश का नाम क्या था? वाडियार वंश। और वाडियार वंश किसके कब्र पर बना था? विजयनगर साम्राज्य पर। और विजयनगर कैसा राज्य था? हिंदू राज्य। और हैदर अली कैसा आदमी है? मुस्लिम व्यक्ति। तो उसने कलमा नहीं लिखवाया सिक्कों पर, फिर क्या लिखवाया? उसने शिव प्लस पार्वती देवी का अंकन कराया, उनकी पिक्चर लगवाई। समझना, इस्लाम सीधे सीधे इस बात को बोलता है कि एक सच्चा मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं झुकेगा। इस्लाम बोलता है इस बात को। एक सच्चा मुसलमान कभी भी अल्लाह या खुदा के सामने के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि स्टैच्यू वर्शिप में एक सच्चा मुसलमान कभी यकीन नहीं करेगा, यानी कि चित्रकारी, पेंटिंग सब बैन है उनके यहां, मूर्ति बैन है उनके यहां। तो उस आदमी ने जैसे ही अपना सिक्का जारी किया सोना और चांदी का, तुरंत शिव और पार्वती का अंकन कराया, यानी कि पिक्टोग्राफी करवा दी सिक्के पर। किसको खुश करने के लिए? वहां की पब्लिक को, क्योंकि 90% पब्लिक कैसी है? हिंदू क्लास की। कि हिंदू की प्रजा तुमको मानेगी कैसे, कैसे तुम्हें अपना फील करेगी? जब ये काम करोगे। राजा के लिए मैंने बताया था ना, धर्म मैटर ही नहीं करता है, राजा के लिए सिर्फ सत्ता मैटर करती है। और हैदर अली राजा बनना चाहता है। कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री मस्जिद में नहीं जाते? आरएसएस के प्रचारक रहे भारत के प्रधानमंत्री। आरएसएस पहले ही ट्रेनिंग देता है कि मुसलमान हमारे अस्थायी दुश्मन होते हैं।
आरएसएस के प्रचारक रहे होल टाइमर। होल टाइमर का मतलब है कि पहली कंडीशन होती है कि आप मैरिड नहीं हो सकते। आरएसएस में अगर आपको प्रचारक बनना है तो पहली कंडीशन है कि आप मैरिड नहीं हो सकते, शादी नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन, आपको हमेशा की अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी, इंक्लूडिंग मदर, फादर एंड ब्रदर एंड सिस्टर, पूरी होल फैमिली आपको छोड़नी है अगर आपको प्रचारक बनना है तो आरएसएस में। समझ में आ रहा है? वो आदमी मस्जिद में नहीं जा रहा है क्योंकि अब वो आरएसएस का प्रचारक नहीं है, वो भारत का राष्ट्रपति है और भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों पाए जाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री की आइडेंटिटी चेंज हो गई, हर सेकंड हमारी आइडेंटिटी चेंज होती है, हर सेकंड नहीं चेंज होती है। जब तक आप मेरे साथ हैं, जब तक आप मेरे साथ हैं, तब तक आपकी आइडेंटिटी और हमारी आइडेंटिटी बहुत अलग है। आपका बात करने का ट्यून हमारे साथ या मेरा आपके साथ बात करने का ट्यून बहुत अलग होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे ही आप पीयूष सर के पास जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है, बात करने का तरीका बदल जाता है। जैसे ही मुंह बांध करके आप रिक्शे वाले के पास जाते हैं अपने घर के लिए, आइडेंटिटी बदल देते हैं, ट्यून बदल जाती है। घर में मम्मी के पास बात करते हैं तो आइडेंटिटी बदल के जाते हैं। फादर के साथ बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी बदल रही है। भाई के साथ बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी बदल रही है। नहीं बदल रही है? हर सेकंड हम अपने आप को चेंज करते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? मान लो अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ आप रह रहे हैं तो उसके साथ की आइडेंटिटी अलग है। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ मेरी वाली आइडेंटिटी लेके जा सकते हो क्या? तुम जिस तरह से मेरे साथ बात करते हो, कैसे बात करोगे? वो बुरा जाएगा 2 मिनट में, क्या बकवास बात चल रही है यार, कैसे बात कर रहे हो तुम? वो परेशान हो जाएगा 2 मिनट बाद। इतनी रिस्पेक्ट क्यों? वो तुम जबकि बहुत अच्छे से बात कर रहे हो तुम, उसको हजम ही नहीं होगा। भाई मैं गलत कह रहा हूं? यानी कि हर सेकंड आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं और अगर आइडेंटिटी चेंज ना करो तो मारे जाओगे। नहीं मारे जाओगे, 100% मारे जाओगे। पता लगा तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो तो उसके साथ आइडेंटिटी अलग है, बॉयफ्रेंड के साथ हो तो उसकी आइडेंटिटी अलग है। नॉर्मल आदमी के साथ वही बिहेवियर थोड़े ना अप्लाई कर दोगे, वहां मारे जाओगे। हैं? दूसरी लड़की देखी तो उसके साथ भी गर्लफ्रेंड जैसा भी आप कर सकते हो, वहीं गिरा के मारेंगे तुमको। यानी कि आइडेंटिटी चेंज हुई। मदर के साथ आइडेंटिटी चेंज हुई, फादर के साथ आइडेंटिटी चेंज हुई। बात समझ आ रही है? मान लो तुम कलेक्टर हो, कलेक्टर बेशक से तुम जिले के हो, लेकिन अपने घर में कलेक्टर थोड़े हो, पत्नी के सामने कलेक्टर बन पाओगे? 1 मिनट नहीं बनने देगी हो, 1 मिनट नहीं बनने देगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सीधा बोलेंगे हो, तुम कुछ भी रहो, आइडेंटिटी आपको बदलनी पड़ेगी। अगर आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते हैं तो आप मारे जाएंगे, सीधी सी बात। पहचान, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं इसको। नहीं, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान की समस्या। जैसे तुम मान लो कलेक्टर हो, कलेक्टर हो या एसपी हो, तो ड्रेस में आओगे एसपी के, तब तक तुम तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। मान लो तुम ड्रेस में नहीं आए, सिविल में आए, सिविल ड्रेस में आए, फिर हमारे लिए तुम्हारी क्या वैल्यू है? हमें नहीं पता तुम एसपी हो। मेरी बात नहीं समझ पा रही हो? मुझे नहीं पता है तुम एसपी हो, फिर मेरी बात करने का तरीका तुम्हारे साथ नॉर्मल रहेगा। मुझे तुम्हारा ड्रेस दिखाई दे नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पास ड्रेस हो फिर पहचान, हमें ऐसा लगता है कि पहचान का मामला है कि आप अपनी आइडेंटिटी को बदलते हैं, अपनी पहचान को बदलते हैं। बिहेवियर उसी के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये सारा मामला आइडेंटिटी का है। समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह से उसने मुसलमान होने से पहले खुद को मैसूर का राजा होना बेहतर समझा, और मैसूर का राजा था। तो मैसूर का राजा हो सकते हो एक बार, लेकिन तुम मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान तुम इंटरनल मामले में हो कि तुम्हें नमाज अदा करनी है 5 बार की, तो करो, किसने मना किया? करो, किसने मना किया है? लेकिन तुम जब राजा हो तो राजा की तरह ही तुम्हें व्यवहार करना पड़ेगा, और उसने वही किया। देखो, सोना और तांबे का जो सिक्का जारी किया, सबसे पहले उसने शिव और पार्वती देवी का अंकन कराया, पिक्चर लगवाई, तो प्रजा खुश हो गई कि नहीं? अरे मुसलमान राजा है, उसके बावजूद हमारे धर्म को देखो कितना तरजीह दे रहा है, कितना फेवर कर रहा है हमारा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मसला कि कैपिटल हो, सिक्का हो
खुद को सुल्तान बोला होना चाहिए, इसने खुद को बादशाह या सुल्तान भी कहा, खुद को सुल्तान भी कहा और बादशाह भी कहा। हाँ, तो उसने बोल दिया मैं सुल्तान भी हूं, मैं बादशाह भी हूं। अब उसके पास अथॉरिटी है ना, मेरी बात को समझो। प्रधानमंत्री मोदी है, कुछ भी बोल दे अपने आप को, अलग अलग बात है। मैंने एक दिन बहुत अच्छे से समझाया था लोगों को, सुल्तान होना बहुत अलग बात, बादशाह होना बहुत अलग बात। हाँ, क्योंकि उसके पास अब अथॉरिटी है, इस बात को क्यों भूल जाते हो? अब उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है, क्योंकि वाडियार वंश ने उसको अपना लीगल अथॉरिटी माना है। अब वो जो बोले, चाहे जो भी बोल दे, सब सही है। प्रधानमंत्री जब चाहे तब 1000 रुपए के नोट बंद करें, जब चाहे तो 500 की बंद करें, 5000 की निकालना चाहे 5000 की निकाल दें, कोई रोक पाएगा? प्रधानमंत्री चाहे तो आप दिल्ली की राजधानी को चेंज करके हैदराबाद लेके जाएं, कौन रोक पाएगा? कौन रोक सकता है? पूरी आर्मी तीनों उसी आदमी के कंट्रोल में, क्योंकि अथॉरिटी उस आदमी के पास। ठीक है, उसने इसके अलावा जो सबसे बेहतर काम किया वो ये कि उसने चामुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया। निर्माण नहीं कराया, पुनर्निर्माण कराया। क्या मतलब? पेशवाओं ने जब इसके ऊपर आक्रमण किया था, पेशवा ब्राह्मण लोग होते हैं, हिंदू लोग होते हैं। पेशवाओं ने जब मैसूर के ऊपर आक्रमण किया था, इस आक्रमण के दौरान, इस युद्ध के दौरान, ये चामुंडेश्वरी देवी का जो मंदिर था वो नष्ट हो गया था। वो मराठों ने तोड़ डाला था, मराठों ने तोड़ा था उसको। जब इसका पुनर्निर्माण कार्य करा रहा था हैदर अली, तो मैसूर की जनता के जहन में इस बात को डाला कि मराठा ब्राह्मण, मराठा पेशवाओं ने आपके चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर का सत्यानाश कर दिया था। क्योंकि मैं आपका सुल्तान बादशाह हूं, तो मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, इसलिए आपके इस मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य करा रहा हूं। भयानक तरीके का भव्य मंदिर बनाया साहब ने। प्रजा फिर से खुश हो गई। अरे हाँ, खुश हुई कि नहीं पब्लिक? पब्लिक खुश हो गई। समझ आ रहा? जैसे हमें कौटिल्य ने बड़ी शानदार बात कही, अभी वो बहुत शानदार तरीके से लोग अप्लाई करते हैं जो राजा लोग होते हैं। कौटिल्य इस बात को कहता है कि अगर राजा की प्रजा विद्रोह की स्थिति में आ जाए, राजा की प्रजा विद्रोह की स्थिति में आ जाए, तो राजा को पड़ोसी राज्य के ऊपर या तो आक्रमण कर देना चाहिए या प्रजा के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर देना चाहिए। प्रजा वैकेंसी को लेकर के गदर काट रही थी प्रधानमंत्री के खिलाफ, योगी के खिलाफ। नहीं, वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही है। और सरकार यानी कि प्रधानमंत्री और योगी ने मिल करके अतीक अहमद की हत्या करवा दी। सारा मुद्दा ही खत्म हो गया, वैकेंसी वाला, सबका इंटरेस्ट बदल गया। मुद्दा बदला कि नहीं बदला? सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अगला नंबर 2024 में पाकिस्तान का है। भारत की जैसे ही पीओके पर कुछ हलचल बढ़ी, भारत की जनता मोदी के नारे लगाना स्टार्ट कर देगी। राष्ट्रभक्ति कितनी गुंजायमान हो जाएगा कि पूरा देश एक रस में बहेगा। और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोनो दिखेगा नहीं, और 2024 में फिर कमल का ठप्पा लगेगा, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। ये पॉलिसीज हैं, ये पॉलिसीज हैं राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने। ये पॉलिसीज हैं, इससे राष्ट्रीय भावनाएं जागृत हो जाती हैं और प्रजा के मन में राजा के लिए प्रेम बढ़ जाता है उस टाइम। हाँ, और खुद सोचो, पॉलिटिक्स में कभी भी कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता है और कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है। ये है पॉलिटिक्स, राजनीति। राजनीति में कभी भी कोई हमेशा के लिए शत्रु और दुश्मन नहीं होता है या मित्र नहीं होता है, और हमेशा बदलते हैं रिश्ते। एक समय था 1947 में हमारे पाकिस्तान के साथ ठीक ठाक रिश्ते नहीं थे, हमेशा मार काट रहती थी। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बुरे थे, चीन के साथ रिश्ते बुरे थे। आज सबके साथ देखो धीरे धीरे बदल रहे हमारे रिश्ते। अमेरिका भारत का रिश्ता कितना बढ़िया हो गया है। बीच में रिश्ता खराब हो गया था, फिर से व्यापारिक रिश्ता हो गया हमारा उनके बीच में, हुआ कि नहीं? यानी कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। समझ आ रहा है? कुछ भी परमानेंट नहीं है।
और राजा के लिए तो धर्म और जाति का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो जानता है सब हमने बनाया है, और राजा का कोई ना जाति होती ना कोई धर्म होता है, इसलिए उसको कोई मतलब है नहीं इन सारी बातों से। तो हैदर अली, सोचने की बात है, इस बात को समझो कि ये सारे काम करवा क्यों रहा है? नहीं, क्योंकि उसको इनके साथ लड़ना है। इसके साथ? ब्रिटिश के साथ। और वो ब्रिटिश को बहुत अच्छे से जानता है। जब तक आपकी प्रजा आपका साथ नहीं देगी, आप बाहर कैसे लड़ोगे? कैसे दोगे साथ? कैसे लड़ोगे भाई? यानी कि आपकी प्रजा का विश्वास आपके साथ होना चाहिए, और ये प्रजा का ही भरोसा जीता जा रहा है यहां पर। साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे। हम कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाए, और भारत का साथ रसिया दे रहा हो, भारत की पब्लिक ना दे रही हो, जीत जाओगे? भारत की पूरी पब्लिक पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाएगी, इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगा तुम्हारी खोपड़ी पर। तुम्हारी जनता तुम्हारे साथ में नहीं है, क्यों? इसका मतलब तुम गलत कदम उठा रहे हो। भारत के लोग अगर गदर काट दें भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा कि नहीं? संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना आएगी कि नहीं आएगी? यूएनओ के पास भी अपनी आर्मी है ना, वो आर्मी तुम्हारी खोपड़ी पे आके तांडव करेगी। भारत के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा उसी सेकंड। तो प्रजा को भरोसे में रखना पड़ता है, और ये जो काम कर रहा है वो आदमी, मुसलमान होने के नाते वो हिंदू प्रजा का भरोसा जीत रहा है कि तुम हमारा साथ दो। प्रजा को क्या मतलब, इसके दिमाग खोपड़ी में क्या चल रहा है? प्रजा को इससे मतलब नहीं, उसको समझ में आ रहा है प्रजा को ये आदमी हमारा है, सिंपल बात, ये आदमी हमारा है। क्लियर हुआ? जबकि वो रणनीति क्या बना रहा था कि इनको मारना है, इनके साथ लड़ना है। और अंग्रेजों ने क्या किया? निजाम के साथ मिलकर समझौता कर लिया। निजाम के साथ मिलकर समझौता किया। निजाम ने कहा महाराज तुम हमारे ऊपर जो पेशवा हैं ये लोग मारते हैं। अंग्रेजों ने कहा ऐसा करो, उत्तरी सरकार हमको दो, हम तुम्हारी पेशवाओं से मदद करेंगे। समझ आया? ठीक है, कोई बात नहीं। अंग्रेजों ने फिर किसके साथ मीटिंग की? पेशवाओं के साथ। तुम्हारी इनके साथ हमेशा दुश्मनी रहती है? हाँ रहती जी, कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमारा साथ दो, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम्हारा साथ दो, तुम्हारे साथ रहो। किसके खिलाफ? हैदर के साथ, हैदर के खिलाफ रहो। यानी कि एक त्रिगुट का निर्माण हो गया इसी बीच में। त्रिगुट बना किसके किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा एंड निजाम, ये एक साइड हो गए। किसके खिलाफ? हैदर के खिलाफ। हुए कि नहीं हुए? यानी कि ये पूरी तीन आर्मी एक साथ हो गई कि नहीं हो गई? किसके खिलाफ हो गई? हैदर के साथ। भड़का दिया इसको किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्लियर हुआ? और युद्ध होने की वजह मैंने बहुत सारी बताई कि क्या कारण होगा। ठीक, समझना इस बात को। जैसे ही इस बात की जानकारी हैदर अली को पता चली कि अंग्रेजों ने एक बड़ी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को चलते हुए मराठों और निजामों को हमारे साथ में, हमारे खिलाफ कर दिया है, जैसे कल सुबह अर्ली मॉर्निंग युद्ध होने वाला है, इसी मिडनाइट में ही हैदर अली ने एक शानदार चाल चलते हुए मराठा जो थे इनको 18 लाख रुपया दिया, इनको 20 लाख रुपया दिया, सॉरी इनको 10 लाख रुपया दिया। समझ में आ रहा है? अर्ली मॉर्निंग में क्या हो रहा है? युद्ध होने वाला है। मिडनाइट के बीच में ही हैदर अली ने इनको 18, इनको 10 और बहुत सारी जगह कहा कि भैया ये लो और तुम हमारे साथ दो। ये बाहरी आदमी है, हम तो यही रहेंगे, तुम्हारे पड़ोसी हम तुम्हारे पड़ोसी, हम लोग बाद में निपट लेंगे। ये तो विदेशी आदमी है, देखो बंगाल के नवाब को मार डाला इसने, बंगाल को पूरा कब्जा कर लिया, ऐसे ही हमको तुमको भी मार के खत्म कर देगा आदमी। ये शत्रु है हमारा, हमें दिखाई नहीं दे रहा। इतनी भयानक राष्ट्रीय भावनाएं जागृत कर दी। मराठा और निजाम दोनों किसके साथ आके खड़े हो गए? हैदर अली के साथ। सुबह युद्ध हुआ, अंग्रेजों को लग रहा कि दोनों आएंगे, कुचक कुचक के देख रहा है कि मराठा कहाँ रह गए और निजाम कहाँ रह गए। जब देखा कि हैदर अली के एक साइड में कौन मराठा, दूसरे साइड में कौन निजाम, होश उड़ गए। युद्ध हुआ कब? 1769 में, सॉरी 67 to 69, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। ये है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। कब हुआ? 1767 से लेकर के 69 तक। अब अंग्रेजों के लिए युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं। समझ में आ रहा है? अब लेकिन हो ये दिख रहा है कैसा त्रिगुण बना है, कितना शानदार मामला चला है यहाँ पर।
हैदर अली का दिमाग देखो कितना बढ़िया है, इसलिए वो राजा है। अनपढ़ आदमी है, इसके बावजूद समझदार है। ठीक, उसने इस त्रिगुट को नष्ट कर दिया और त्रिगुट को कर लिया अपने साइड में कर लिया, और अंग्रेजों को इतना जम के मारा। पहली बार भारत के पूरे इतिहास में पहला एकमात्र ऐसा राजा मिलता है जिसने अंग्रेजों को हरा डाला। अभी तक भारत में ऐसी कोई रियासत का कोई राजा नहीं था जिसने अंग्रेजों को मात दी हो, डिफीट किया हो उनको। ऐसा हैदर पहला व्यक्ति मिलता है या पहला राजा मिलता है जिसने अंग्रेजों को हराया। समझ आ रहा है? पहली बार किसने हराया? हैदर अली ने। किसको? अंग्रेजों को। अंततः अंग्रेज जब बहुत बुरी तरह से हारने लगे तो अंग्रेजों ने सरेंडर कर दिया। अंग्रेजों ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। किसके सामने? हैदर के सामने। और ये कहा कि भैया हमसे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे साथ एक ट्रीटी साइन कर लो। कौन सी? मद्रास की संधि कर लो। और ये मद्रास की संधि कब हुई? 1769 में। हैदर अली ने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीटी साइन करवाई। उसने कहा कि युद्ध मैंने नहीं शुरुआत की है, युद्ध की शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई है, इसलिए युद्ध में जितना भी खर्चा हुआ है हमारा, वो पूरा का पूरा हर्जाना, क्षतिपूर्ति तुम्हें देनी पड़ेगी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा महाराज देने को तैयार है। पूरी की पूरी क्षतिपूर्ति किसने दी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, भयानक तरीके से। दोनों ने इस बात पर समझौता किया कि आज के बाद एक दूसरे के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा समझौता हुआ कि अगर कभी हमारे ऊपर मराठा या निजाम ने आक्रमण किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हमारा साथ देंगे, अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने आक्रमण किया तो हैदर अली साथ देगा। इस तरह की ट्रीटी साइन की गई जिसको कहा गया क्या? मद्रास की संधि। समझ में आ गया? इसको कहा गया मद्रास की संधि। हाँ, ट्रीटी ऑफ मद्रास। क्या? हाँ, ये सब होगा, लेकिन इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया होगा, इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया होगा इसमें। समझ में आ रही इतनी बात हमारी? दिव्या, समझ में आया? बहुत शॉर्ट में लिखा है। हाँ, वो पाकिस्तान टाइप का आदमी था और पेशवा, जैसे पेशवा चीन हो और निजाम पाकिस्तान हो तो भारत किसको ज्यादा प्रमुखता देगा? चीन को, उसको ज्यादा पैसा मिला इसलिए। क्यों? मराठा ताकतवर आदमी थे ना। फ्रांसीसी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे घर में आग लगी हो तो तुम कैसे मदद करोगे दिव्या की? तुम्हारे घर में खुद आग लगी है, हैं? तुम इसकी मदद करोगी? अरे पहले अपना तो बचा लो। फ्रांस को खुद ही मार रहा था ब्रिटेन। समझ आ रहा है? कहां मार रहा था? यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मार रहा था। कहां? वहां। क्या नहीं लिखा? हाँ, ये सब नहीं लिखा है, ये वो तो मैं पढ़ा बता रहा हूँ आपको, ये सब नहीं। भैया भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी तब लड़े हैं जब वहां लड़े हैं, वहां पर। पहले वो मतलब ब्रिटेन और फ्रांस अगर यूरोप में अच्छे मित्र हैं तो ब्रिटेन और फ्रांस यहाँ मित्र हैं, और वहां अगर दुश्मन हो गए, लड़ रहे हैं, तो यहाँ भी लड़ेंगे। सिंपल सी बात ये है। क्यों? असली पावर कहां बैठी है? वहां। ये तो एक कंपनी है भैया, जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार की मुकेश अंबानी चले जाए नेपाल, समझ आ रहा है ना, और पाकिस्तान की एक कंपनी चली जाए भी नेपाल, दो, वहां तो कंपनी गई ना। सरकार कहां है तुम्हारी? यहाँ। पाकिस्तान की सरकार कहां है? वहां। तो पाकिस्तान अगर भारत के बीच में रिश्ता मधुर, तो नेपाल में कंपनी के बीच में रिश्ता मधुर, दोनों लड़ गए तो वहां भी लड़ गए। सिंपल बात। ठीक है? हाँ, आया इतना समझ में?
तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे समाप्त हुआ? मद्रास की ट्रीटी के साथ। और मद्रास की ट्रीटी में पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से हैदर अली ने अंग्रेजों को मारा है। और जो ट्रीटी साइन करवाई वो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग करवाई कि हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। हमारा जितना तुमने भूभाग कब्जा किया भी वो पूरा का पूरा वापस करो, हरजाना दो। आज के बाद अगर हमारे ऊपर कभी निजाम या मराठा आक्रमण किए तो तुम हमारा साथ दोगे, तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। इस तरह की संधि की गई, नाम रखा गया मद्रास की संधि। क्योंकि अंग्रेज हैदर अली इतना दिमागदार आदमी था, वो जानता था कि हम अपनी जमीन पे लड़ेंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा। तो लड़ा वो कहां पर आकर के? मद्रास की जमीन पर। मद्रास की जमीन किसकी? अंग्रेजों की। भैया तुम्हारी जमीन पे युद्ध होगा तो नुकसान किसका होगा? तुम्हारा। इसलिए मैसूर को छोड़ करके कहां लड़ा? करके मद्रास की जमीन पर। और संधि भी कहां करवाई? मद्रास की जमीन पर। कितनी बड़ी ताकत होगी उस आदमी की, तुम्हारे घर में घुस करके, तुम्हारे घर में बैठ करके संधि करवा रहा है, वो भी अपने अकॉर्डिंग। लोग कहते हैं ना कुत्ते तो अपने भी घर में शेर होते हैं, वो शेर पहले से तुम्हारे घर में बैठ के संधि करवा रहा है, अपने घर में, वो भी नहीं तुम्हारे घर में। क्या भाई, तभी तो 4 बार हुआ। अब ये मैंने एक वजह बताई आपको, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, जो आपको अभी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ट्रीटी साइन हो गई, सब कुछ बढ़िया रहा। अगला जो युद्ध हो रहा है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, वो हो रहा है 1780 टू 84। यानी कि सोचो कितने साल के बाद हो रहा है? लगभग 10 सालों के बाद। लगभग 10 सालों के बाद, 11 सालों बाद हो रहा है ना। यानी कि 10 से 11 सालों तक इन लोगों के बीच में पीसफुल अलायंस रही, शांति की नीति बनी रही, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन 10 से 11 साल के बाद फिर से मामला गड़बड़ा गया। क्या मामला गड़बड़ा है जरा देखो, यही समझा दे रहा हूं, है ना, ये रफ करने का कोई मतलब नहीं है। अब जो सेकंड एंग्लो मैसूर वार हो रहा है, सेकंड एंग्लो मैसूर वार, ठीक। अब इसमें जरा देखो क्या मामला बना। पीसफुल अलायंस तो रहा, सब कुछ सही रहा। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में निजाम और मराठों ने किसका सहयोग किया था? हैदर अली का, कोई समस्या नहीं थी, है ना। लेकिन जैसे ही आदमी के फेवर में डिसीजन आता है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। युद्ध जीता कौन? हैदर। हैदर अली ने अब इन दोनों को आंख दिखाना चालू किया, इनसे बातें करना बंद कर दिया। तुम होते कौन हो? इनको धमकी दे रहा, बकवास मत करना, या खोपड़ी पर आक्रमण कर देंगे। हमारा मित्र कौन है? अंग्रेज। हमारे संधि हुई उनके साथ, समझ में आ रहा है? रोज धमकियां पे धमकियां मिल रही, किसको? मराठों को और निजाम को। किसकी तरफ से? हैदर की तरफ से। इन धमकियों को सुनते सुनते मराठा परेशान हो गए और मराठों ने 1775 में इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? हैदर अली के ऊपर, जब वो चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर टूटा। एक बार नहीं, अंग्रेज मराठों ने 3 बार आक्रमण किया इन 11 सालों में। कितनी बार? 3 बार आक्रमण किया। किसके ऊपर? हैदर अली के ऊपर। संधि के अकॉर्डिंग अंग्रेजों को साथ देना चाहिए था कि नहीं? किसका? हैदर का। आए ही नहीं, एको बार नहीं आए। ठीक है, मरो तो है, कोई मतलब नहीं। हैदर अली गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा? हैदर अली गुस्सा करेगा। क्या बकवास चल रही है यार, हमारी हेल्प नहीं कर सकते तुम लोग? संधि किस बात की? समझ में आ गया? 3 बार मराठों ने इसके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन एको बार अंग्रेज लोग इसकी हेल्प करने के लिए नहीं आए। हैदर अली परेशान हो गया यार। उसी बीच में ये जरा देखना, माहे दिख रहा है, यहां माहे है, और माहे पर हैदर अली का कंट्रोल था, जहां पर उसने फ्रांसीसी लोगों को बसाया था। समझ आ रहा है? जरा देखो, माहे जो है वो हैदर के नियर अबाउट ज्यादा है या अंग्रेजों के? अंग्रेजों के पास में ज्यादा है। तो अंग्रेजों ने माहे पर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? माहे पर आक्रमण कर दिया। तो माहे था किसका? हैदर अली का। तो हैदर अली की सॉवर्निटी पर सीधा चैलेंज था कि नहीं? ये एकदम इमीडिएट रीजन बनता है सेकंड एंग्लो मैसूर वार का। पहला कारण जो था वो क्या था कि जब मराठा तुम्हारे साथ युद्ध कर रहे थे तो तुम्हें साथ देना चाहिए था, तुम नहीं दिए, इससे खटास पैदा हुई, इससे दोनों के फिर बीच में मधुर संबंध खराब हो गए। अब दूसरा कारण क्या बना जो इमीडिएट बना, जिसकी वजह से युद्ध हो गया?
वो ये कि जब अंग्रेजों ने बगल में माहे के ऊपर आक्रमण कर दिया तो माहे था किसका? हैदर अली का, जिसमें बसाया किसको उसने? फ्रांसीसियों को। भैया जब इनको मारोगे तुम इस पर कंट्रोल कर लोगे तो ये आदमी बोलेगा नहीं? बोलेगा कि उसकी संप्रभुता को, उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं आप। इसलिए सेकंड एंग्लो मैसूर वार हो गया। फिर से समझ में आ गया सेकंड एंग्लो मैसूर वार होने की वजह क्या है? इसलिए क्योंकि माहे पर अंग्रेजों के द्वारा यानी कि ब्रिटिश के द्वारा क्या कर लिया गया? आक्रमण। माहे पर क्या हुआ? आक्रमण, जो कि मद्रास की संधि का सीधा सीधा उल्लंघन था। जो कि मद्रास की संधि का सीधा सीधा उल्लंघन था। भैया क्या मामला है यार? हमने बोला था हम दोनों ने कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, माहे तो हमारा है। तो अंग्रेजों ने कहा माहे है तुम्हारा, लेकिन रहता कौन है? फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी कौन है? हमारे दुश्मन, तो हम अपने दुश्मन को मारेंगे। तो अंग्रेज हैदर ने कहा कैसे मारोगे यार, हमारा एरिया है। उन्हें हम ये नहीं जानते, लेकिन हमारे दुश्मन फ्रांसीसी हैं तो इसलिए उनको मारेंगे। इसलिए दोनों के बीच में फिर से क्या हुआ? युद्ध हो गया। सेकंड एंग्लो मैसूर वार कब स्टार्ट हो रहा है? 1780-84। समझा? जब ये स्थिति बनी, ये स्थिति बनी, ध्यान से समझना, जब ये स्थिति बनी कि माहे पर आक्रमण हो रहा है तो फिर से हैदर अली फिर से इन दोनों के पास गया। किसके पास? इन दोनों के पास। चलो नहीं भगाए नहीं, कोई बात नहीं, अब फिर से अब हो गया है। हाँ निजाम और पेशवा के पास फिर कौन आया? हैदर। महफूज कहाँ लिखा है? अरे उसने अपना एक आदमी भेजा था महफूज खान को। संधि की जाएगी ना, संधि राजा थोड़े करेगा। हैदर अली का आदमी भी तो होगा कोई ना कोई जिसके पास। भाई राजा राज दरबार में भेजता है तो दूत को भेजता है। हमारे मैसूर के राजा हैदर अली तुम्हारे लिए ये प्रस्ताव भेजे हैं, ये ऑफर दिया है। तो हैदर अली ऑफर लेके जाएगा, उसका दूत लेके जाएगा, मैसेंजर दूत ले जाएगा। महफूज खान दूत है। समझ आ रहा है? तो सेकंड टाइम में अब इन लोगों के साथ ये ट्रीटी फिर से करना चाह रहा भाई। फिर से पुरानी वाली दोस्ती याद कर लो, ठीक है? पैसा वैसा देने की बात हुई कि हम तुमको पैसा देंगे। ये ढिलमुल रवैया वाले लोग पैसे के चक्कर फिर से आ गए उसके साथ में। किसके साथ? हैदर के पास में। लेकिन अंग्रेज यहां पर थोड़ा सा चतुर थे। उनका पहली बार पहले हम नहीं जाएंगे, पहले इसको जाने दो। गए, पूछा भाई कितना मिल रहा है तुमको? पेशवाओं को भाई इतना दिया है। तुमको कितना दिया है? भैया इतना दिया है, हम इसका 2 गुना दे रहे हैं तुमको। कितना? 2 गुना दे रहे हैं। अंग्रेजों ने बोला। मेरी बात समझ आ रही ना? तो इनको और ज्यादा बड़ा प्रलोभन दिया। किसने? अंग्रेजों ने। और इन्होंने फिर से अपना पाला बदल दिया। हाँ क्या हुआ? उससे पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाएगा। पहले मेरी बात सुन लो, फिर पूरी बात समझ आ जाएगा जो उसमें लिखी है ना? मेरी बात समझ आ रही है? पहले हैदर अली गया किसके साथ संधि करने? मराठा और निजाम के साथ। अंग्रेज यहाँ चतुर थे, लास्ट वाले टाइम में इसने गड़बड़ कर दिया था, है? इसलिए अंग्रेज इनसे मिलने ही नहीं गए। समझ में आया? अब जब ये इसने संधि कर ली फिर ये गया अंग्रेज। भाई कितना दिया? इतना लो, हम तुमको इतना दे रहे हैं, तुमको हम इतना दे रहे हैं। कितनी बार मारा है तुम लोगों को, होश नहीं खुल रहा है? और जब वो जीत गया था हमसे तो तुम्हारे साथ कैसी घुड़की दिखाई थी? हमने तुम्हें कभी परेशान किया नहीं, कभी आपने कभी परेशान नहीं की। सोचो अगर ये फिर इस बार जीता तो इस बार तुम्हारे राज्य को अपने राज्य में मिला लेगा। निजाम और पेशवा को पुराने दिन याद हो गए, इतिहास याद आ गया कि हाँ बात तो सही कह रहा है यार ये। उसने अगर वो यहाँ रहता है तो हम भी तो यहीं रहते हैं, हम भी तुम्हारे पड़ोसी हुए, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ क्लास में बताओ। हाँ हाँ
हम्म हम्म चलो ठीक है, आ जाओ शाम तक, आ जाओ शाम तक। तो आ जाओ ना, तो क्लास में बाद में बात करें, क्लास में बाद में बात करें, ठीक। समझ में आ रहा है मेरी बात? थोड़ा सा डिफिकल्ट मामला है, लेकिन अगर समझोगे बहुत व्यवहारिक भाषा में तो समझ में आ जाएगी, दिक्कत नहीं होगी। अंग्रेजों ने फिर से इन दोनों को भड़का दिया। इस वजह से हैदर अली ने जो त्रिगुट बनाने की सोची थी, उस त्रिगुट को इस बार किसने नाश कर दिया? अंग्रेजों ने। ध्यान से समझना, त्रिगुट बर्बाद हो गया। और जब त्रिगुट खत्म हो गया तो हैदर अली की एक बहुत बड़ी पावर खत्म हो गई। और अंततः ये युद्ध 2 सालों तक चला। अंततः ये युद्ध 2 सालों तक चला, पहले 1782 तक, यानी कि 1782 तक युद्ध चला। और इस समय 82 में एक जगह है पोर्टो नोवा। कौन सी जगह है? पोर्टो नोवा एक जगह है, जहां पर अंग्रेजों ने उन दोनों के साथ मिल करके हैदर अली को घेर लिया। पोर्टो नोवा नामक जगह पर अंग्रेजों ने मराठा और निजाम की सेना के साथ मिलकर के किसको घेरा? हैदर अली को घेरा। और अंततः उसी युद्ध में हैदर अली को इतना भयानक तरीके से घायल कर दिया गया, इतना मार दिया गया कि वो घर तक आते आते कुछ दिन इलाज कराया और उस आदमी की डेथ हो गई। किसकी? हैदर अली की। यानी कि युद्ध के बीच में ही हैदर अली मारा गया। और जैसे ही पिता की इस अवस्था को उसके बेटे टीपू ने देखा, यानी कि टीपू सुल्तान ने देखा, टीपू सुल्तान भी युद्ध का जो मामला था वो अपने कंधों पर ले लिया, यानी कि पिता का लगभग डेथ हो गया। अब उसका मामला, सेकंड एंग्लो मैसूर वार को किसने लीड करना स्टार्ट कर दिया? हैदर अली के बेटे ने, टीपू सुल्तान ने। 2 सालों तक इन लोगों, यानी कि टीपू सुल्तान भी अकेले दम पे लड़ा, क्योंकि मराठा और निजाम नहीं है साथ में। टीपू सुल्तान अकेले दम पर लड़ा तीनों बड़ी सेनाओं से। और इतना भयानक टीपू सुल्तान ने युद्ध किया कि इन तीनों सेनाओं को अंततः पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। और ऐसी स्थिति में ना तो टीपू था कि आगे युद्ध को बढ़ाया जाए, और ना ही ऐसी स्थिति में अंग्रेज थे कि वो युद्ध को आगे बढ़ा सके। अंततः दोनों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम मंगलौर की संधि करते हैं। कौन सी संधि? मंगलौर की एक ट्रीटी साइन की गई, मंगलौर की संधि की गई। कब? 1784 में फाइनली मंगलौर की संधि हो गई। लेकिन इसमें ऐसा बताया जाता है कि मंगलौर की संधि में कि बहुत कुछ टीपू सुल्तान हारा है इसमें, है ना। इस वाले युद्ध में ऐसा बताया जाता है कि अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा। जैसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में हैदर का पलड़ा भारी था, वैसे ही मंगलौर की संधि के बाद अंग्रेजों का भी पलड़ा भारी हो गया। टीपू सुल्तान किसी तरह से अपने साम्राज्य को बचाने में सफल रहा। कुल मिला के पिता को खो दिया। पिता को खोने के बाद साम्राज्य को नहीं खोना चाह रहा था पूरे, कि मैसूर साम्राज्य खत्म हो जाए। उस साम्राज्य को बचा पाने में वो सफल हो गया। समझ में आया? 1784 में मामला फंसा। ठीक है। अब अगला मामला बना 1790 से 92 के बीच में, जिसे कहा जाता है थर्ड एंग्लो मैसूर वार। ये हुआ कब? 1790 से 92 तक। ठीक है। इस युद्ध का जो सबसे प्रमुख वजह थी वो ये कि टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर के ऊपर आक्रमण कर दिया। रिपीट हो रही गलती, समझ में आ रहा है? त्रावणकोर किसका केंद्र था? अंग्रेजों का। तो जब तुम त्रावणकोर को मारोगे तो अंग्रेज को दिक्कत नहीं होगी? जैसे जब माहे को मारा था उन लोगों ने तो तुमको दिक्कत हुई थी। तो टीपू सुल्तान को लगा कि ये तो गलत बात है, हमारे ही रीजन पर तुम आक्रमण कर रहे हो। जब समझ आ रहा है? सॉरी, टीपू को क्यों बोलते? अंग्रेजों को। भाई त्रावणकोर किसका हिस्सा था? अंग्रेजों का हिस्सा था। और इस पर आक्रमण किसने किया है? टीपू ने। तो इसलिए अंग्रेजों को दिक्कत होगी। और अंग्रेजों ने फिर 1792 में टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध कर दिया। अब जरा इस बात को सोचने वाली बात है कि टीपू जो है, टीपू सुल्तान जो है, ये उछल क्यों रहा है इतना? उछलने का मतलब क्या है?
कि तुम्हारी स्थिति अगर कमजोर होती तो तुम त्रावणकोर के ऊपर आक्रमण करते? नहीं आक्रमण करते। फिर तुम उछल क्यों किस बात के लिए रहे थे? भाई तुम्हें जब भरोसा होगा ना, तुम्हारे पीछे एक बड़ी पावर खड़ी है, तभी तो तुम नेता बनोगे। नहीं नहीं, तभी तो नेता बनेगा आदमी। तो टीपू सुल्तान के पास ऐसी कौन सी पावर आ गई थी पिता के जाने के बाद कि वो अंग्रेजों को चैलेंज कर सकता था? ऐसी कौन सी शक्ति थी? तो ऐसी शक्ति थी नेपोलियन बोनापार्ट। कौन सी शक्ति? नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांस का राजा था। इस समय तक, जिस समय की एक घटना है, नेपोलियन बोनापार्ट अपने जीवन को एक लंबे तरीके से, शानदार तरीके से उठाया है। नेपोलियन बोनापार्ट के साथ एक मित्रता भरे रिलेशन क्रिएट कर दिए उसने। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट सीधा इंटरफेयर कर रहा है कहां? यहां की पॉलिटिक्स में। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा व्यक्ति, फ्रांस का राजा, जिसने पूरे यूरोपीय कॉन्टिनेंट को डिस्टर्ब करके रखा है। यानी कि ऐसा कोई देश नहीं था जिसको नेपोलियन बोनापार्ट ने न मारा हो। यहां तक कि नेपोलियन बोनापार्ट ने आल्प्स पर्वत को पूरी सेना के साथ पार कर दिया है। आल्प्स पर्वत का मतलब रूस और जर्मनी का पूरा इलाका उसने कब्जे में लेने की कोशिश की। फ्रांस का एक आदमी। आल्प्स पर्वत जैसे अपने यहां हिमालय पर्वत चढ़ जाना, वैसे आल्प्स पर्वत है। दोनों आदमी हिमालय पर्वत भी चढ़ जाए, कितनी बड़ी बात है, वो पूरी सेना के साथ। वैसे ही वो आल्प्स पर्वत को पार करके रूस और जर्मनी के ऊपर आक्रमण करने गया था। ऐसा करने वाला वो दुनिया का एकमात्र राजा था। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी बहादुरी किस प्रकार की रही होगी, सेना किस तरह की ट्रेंड रही होगी। तो नेपोलियन बोनापार्ट के साथ टीपू सुल्तान के रिश्ते बड़े मधुर हो गए थे, बहुत बढ़िया संबंध हो गया था। और टीपू सुल्तान इसी बीच में जैकोबिन क्लब का मेंबर हो गया था। ध्यान से समझना, इसके कुछ उपलब्धियां देखो। एक तो पहली बार इसने अपने ही एरिया में मिसाइल यानी कि रॉकेट का आविष्कार कर लिया, पहली बार। इसलिए दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है किसको? टीपू सुल्तान को। इसने अपने एरिया में रॉकेट या मिसाइल का आविष्कार करवा दिया, जो कि अभी तक किसी के पास था ही नहीं। ऐसा काम पहली बार कौन कर रहा है? टीपू सुल्तान। तो जब तुम मिसाइल और रॉकेट बना लोगे तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? मैं ये वजह बता रहा हूं कि ये आक्रमण क्यों किया होगा। दुश्मनी ली जा रही है। भाई युद्ध होगा कैसे? युद्ध होगा कैसे? वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाह रहा है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाह रहा है। इसलिए पहले उसने अपनी ताकत बनाई, मिसाइल और रॉकेट बनाई, इसलिए दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा गया। ठीक है, और अंग्रेजों से बड़ी नेवी बना के तैयार कर दी। अंग्रेजों से बड़ी नेवी बनाई उसने। अंग्रेज जीत किस बात के लिए रहे थे? नेवी के दम पर, नौसेना के दम पर। उसने इनसे बड़ी नेवी खड़ी कर दी और अपनी पूरी आर्मी को फ्रांसीसी आर्मी की तरह ट्रेंड कराया। और यही लोगों ने इसको ट्रेंड करना स्टार्ट कर दिया। गुपचुप काम हो रहा है। एक नया इस्लामिक कैलेंडर जारी कर दिया। ध्यान से समझना, एक ऐसा कैलेंडर जारी किया जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग हो, जो इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग हो? यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग हो। वहां की जो कंट्रीज हैं और जो मैसूर की कंट्री है, इन दोनों के बीच अच्छे से व्यापारिक रिश्ता बना रहे, उस तरह का एक कैलेंडर बनाया उस आदमी ने। और फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उस क्रांति को, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इस फ्रांसीसी क्रांति को जन्म देने वाले जो व्यक्ति थे, वो लोग एक क्लब के मेंबर थे जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। क्या नाम है? जैकोबिन क्लब का मेंबर हो गया कौन? टीपू सुल्तान। जैकोबिन क्लब एक ऐसा क्लब था फ्रांस में, एक ऐसी सोसाइटी थी जिसने वहां की पूरी सत्ता को चेंज कर दिया। एक सोसाइटी थी जिसने पूरी फ्रांसीसी क्रांति करवाई, उस क्लब का वो आदमी मेंबर हो गया। तो जैकोबिन क्लब के पूरे लोग टीपू सुल्तान को हेल्प करेंगे कि नहीं हेल्प करेंगे? करेंगे ना। जैकोबिन क्लब के लोगों का ये मेंबर हुआ तो जैकोबिन क्लब की पूरी पावर किसके पास आई? टीपू सुल्तान के पास में आई। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब का मेंबर बनने के बाद खुद को सिटीजन टीपू कहा। क्या कहा? खुद को सिटीजन टीपू कहा। क्यों? क्योंकि जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे वो खुद को सिटीजन कहते थे, और इसी वजह से इसने खुद को क्या कहा? सिटीजन टीपू कहा। दूसरा, इसने श्रीरंगपट्टनम अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। कैसा वृक्ष? इंडिपेंडेंट ट्री लगवाया। क्यों लगवाया?
क्योंकि जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे ये फ्रांस की क्रांति को करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे और इन लोगों ने बड़ा शानदार स्लोगन दिया था। कौन सा? स्वतंत्रता, समानता एंड बंधुत्व, मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये भारत के संविधान के प्रियम्बल में है जो फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। समझ आया? ये 3 स्लोगन किसका है? जैकोबिन क्लब के लोगों का। क्लियर हुआ? जैकोबिन क्लब के लोगों का है और इसी के आधार पर उसने पहली बार अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। हाँ, एक पेड़ लगवाया और उसका नाम रख दिया स्वतंत्रता। यानी कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सॉवरेन हैं, हमारे ऊपर किसी का कोई दबदबा नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। और उसने अपने यहाँ की भ्रष्टाचार, स्कैम को दूर करते हुए उसने अमीर वर्ग के लोगों को पालकी में बैठने से मना करवा दिया कि कोई व्यक्ति पालकी में नहीं बैठ सकता, महिलाएं बैठेंगी खाली पालकी में। ये बताओ, ये इक्वालिटी को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है स्लोगन? तो जैकोबिन क्लब के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी बातों का एक्सेप्ट कर रहा है वो आदमी? अच्छा लगेगा। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति की पूरी बातों को एक्सेप्ट कर रहा था कौन? टीपू सुल्तान। रॉकेट बना डाला, नेवी बना डाली, ट्रेंड कर दिया आर्मी पूरी। नेपोलियन बोनापार्ट को बोल दिया भैया हमारे मामले में इंटरफेयर करो। उसने कहा बिल्कुल इंटरफेयर करें, निश्चिंत रहो, जिस दिन जरूरत हो लेटर लिख देना, आ जाएंगे सेना लेके। अब समझो इस बात को, जब ये पत्राचार दोनों के बीच में हो रहा था तो नेपोलियन बोनापार्ट और टीपू सुल्तान का जो लेटरबाजी हो रही थी वो अंग्रेजों ने मस्कट नामक एक जगह पर पकड़ ली। कहां पर? मस्कट नामक एक जगह पर पकड़ ली। तब अंग्रेजों की आंख खुली, तो गदर काटने की फिराक में बैठा हुआ आदमी। टीपू सुल्तान भारत पर आक्रमण करने के मूड में बैठा है। जो आदमी पूरे यूरोप को बर्बाद करने की स्थिति में है, वो अगर आदमी यहां आ जाएगा तो यहां भी हमको नाश कर देगा। इसका मतलब टीपू सुल्तान बहुत डिप्लोमेट आदमी है। ऐसे आदमी के साथ संधि नहीं की जाती, ऐसे आदमी को मार दिया जाता है। क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। लेकिन टीपू सुल्तान मरने भी थोड़ा पैदा हुआ है। उसने उसी बीच में एक नारा दिया, उसने एक शानदार नारा दिया। उसने कहा कि जिंदगी अगर जीनी है तो भेड़िए की तरह 100 दिन के बजाय शेर की तरह एक दिन जियो। ये नारा किसका है? टीपू सुल्तान का। उसने कहा मेरी जिंदगी भेड़िए की तरह नहीं है कि जो एक लंबी जिंदगी है, 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन जिए। हम शेर की तरह जिएंगे, बेशक से एक दिन ही जिए। ये कॉन्फिडेंस आया कहां से कहने का? ये कॉन्फिडेंस फ्रांसीसियों के चक्कर में आया। नहीं तो अंग्रेज तो भूत बना देते मार के तुमको, ये सब कहने की बातें नहीं होती। और फ्रांस पूरा सपोर्ट कर रहा था इस आदमी को। तब ये बताओ, ऐसी स्थिति अगर होगी किसी व्यक्ति की तो वो त्रावणकोर पे आक्रमण नहीं करेगा? अब उसको दोनों की जरूरत है नहीं है, मराठा की और निजाम की जरूरत है उस आदमी को? कोनो जरूरत नहीं है। जब नेपोलियन साथ देने को रेडी बैठा है, पूरी फ्रांसीसी सेना साथ देने को रेडी बैठी है, तो तुम दोनों की जरूरत ही नहीं है। त्रावणकोर के बंदे ने अकेले आक्रमण किया। जब अकेले आक्रमण किया, है ना, अकेले आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने इस बात का विरोध किया। लेकिन दुर्भाग्य उसी समय टीपू सुल्तान का साथ दे रहा था कि टीपू सुल्तान ने ऐसे कंडीशन में त्रावणकोर के ऊपर आक्रमण किया जब पूरी यूरोपीय आर्मी ने मिलकर के नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के मैदान में हरा दिया। अब उसका घर जल रहा है तो वो तुम्हारी हेल्प कैसे करेगा? यानी कि उधर वाटरलू के मैदान में मारा जाता है, और भी बहुत सारे युद्ध होते हैं उसमें बीच में मारा जाता है, वो बहुत परेशान होता है, युद्ध हराया जाता है, उसको सारे लोग मिलकर हराते हैं। और इधर भाई साहब आक्रमण कर देते हैं, और जब ये आक्रमण होता है तो अंग्रेज इसका विरोध करते हैं, और अंग्रेजों ने मिल करके 1792 तक पूरे के पूरे युद्ध को अपने फेवर में लिया। और फिर एक संधि की गई, श्रीरंगपट्टनम की संधि। पहली संधि कहाँ हुई थी? मद्रास। किसके घर में? अंग्रेजों के। तीसरी संधि कहाँ हो रही है? श्रीरंगपट्टनम में। ये किसका घर है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को कहा गया कि 3 करोड़ रुपया दो। कितने? 3 करोड़ रुपया दो। और कहां से लाए इतना रुपया?
तो 3 करोड़ नहीं दे सकते तो 2 बेटे दो, बंधक बनाओ तब तक के लिए जब तक 3 करोड़ दे नहीं देते। उसके दोनों बेटों को बंधक बना लिया अंग्रेजों ने। उसके बाद उनके बेटों का कोई इतिहास ही नहीं पता चलता। टीपू सुल्तान की पूरी कमर तोड़ डाली गई। टीपू सुल्तान एकदम से नेस्तो नाबूद हो गया और फाइनली अंग्रेजों ने 1799 में अंतिम युद्ध किया। हाँ, कंप्लीट डिस्ट्रॉय। क्या देने पड़े तो बंधक भी बनाया होगा, नहीं बनाया? कुछ नहीं किसी को मिला है, सब खाली डिप्लोमेट हुआ है। अभी बताएंगे सारी जिसमें मराठा और निजाम को मिल रहा है। अभी देखना बोलेगा कि मैंने अपने दुश्मन को धराशायी कर दिया बिना अपने मित्रों को मजबूत बनाए। स्टेटमेंट है अंग्रेजों का। क्या बोल रहे हैं? मैंने अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर दिया बिना अपने मित्रों को मजबूत बनाए। मित्र कौन? मराठा निजाम। समझ आया? उसने कहा मैंने अपने दुश्मन को पंगु बना दिया, लंगड़ा बना दिया है और अपने बिना मित्रों को मजबूत बनाए। यानी कि हमारा दुश्मन लंगड़ा भी हो गया और हमारे मित्र ताकतवर भी नहीं हुए। कौन नहीं? भैया सोशल मीडिया थोड़ा थी इतनी फास्ट नेटवर्किंग, तुरंत पता चल जाएगा। उसको लगा सब बढ़िया चल रहा है। कई बार आकलन गलत हो जाता है कि नहीं हो जाता? और जब आदमी फुल कॉन्फिडेंस में होता है तो ऐसा कई बार गलतियां करता है। ओवर कॉन्फिडेंस में मारा जाता है आदमी। 1-2 परीक्षा भी लगातार निकल जाए, फिर देखो तुम पढ़ना बंद कर दोगे। अरे 2 तो निकल गया, इसे तीसरा भी निकल जाएगा और पता लगा तीनों में कट ऑफ में नहीं आए तुम। ठीक है। और फाइनली 1799 में अंग्रेजों ने चौथा एंग्लो मैसूर वार किया और टीपू सुल्तान को मार करके खत्म किया। उनका ये बहुत बड़ा विष है, बहुत बड़ा जहर है आदमी, मार डालो इस आदमी। तो लॉर्ड विलियम बेलेजली ने कहा कि पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में पड़ा है। यानी कि टीपू सुल्तान की गर्दन बेलेजली के कदमों में। उसने कहा देखो पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में पड़ा हुआ है। समझ में आया? और इस तरह से टीपू सुल्तान की पूरी फैमिली को मार डाला गया, जेल में बंद कर दिया गया और वाडियार वंश के एक छोटे से नन्हे से बालक को गद्दी का वारिस बना दिया गया। और 1799 में ही विलियम जो बेलेजली था उसने मैसूर के साथ में सब्सिडरी अलायंस कर ली, सहायक संधि कर ली कि यानी कि तुम अब हमारे कंट्रोल में शासन करोगे। समझ आया? और 1831 के आसपास लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैसूर के ऊपर कुप्रशासन का आरोप यानी कि बैड गवर्नेंस का आरोप लगाते हुए उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन जब आया तो उसने मैसूर को फिर से इंडिपेंडेंट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि महारानी विक्टोरिया की वजह से। ये सब बात की पॉलिसी बाद में समझाऊंगी कैसा हुआ। फिलहाल आप लोगों को इसमें क्या याद करना है बस इतना समझा रहा हूं, बस इतना याद कर लेना, काम चल जाएगा कि 4 एंग्लो मैसूर वार हुए हैं। 4 एंग्लो मैसूर वार कब हुए और किस एंग्लो मैसूर वार में कौन सी ट्रीटी साइन हुई है, बस इतना ध्यान कर लेना। और तीनों संधियों की डेट याद कर लेना। ये क्योंकि कई बार पूछा गया है। कैसे सवाल पूछा जाता है? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, समझ में आ रहा है? प्रथम अफगान युद्ध। 4 दे दिया, 4 दे। हाँ सब, जैसे एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, एंग्लो अफगान, एंग्लो तिब्बत, है ना, एंग्लो सिख, ये सब युद्धों के नाम है। तो 4 सिख, 4 युद्ध, 4 डेट तुमको याद है नहीं। तो अगर आपको पता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब 1767 to 69, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार को उससे मैच करा दोगे तुम। ये सवाल पूछा गया, एक बार नहीं कई बार पूछा गया, इसलिए चारों डेट पता होनी चाहिए, चारों की ट्रीटी पता होनी चाहिए कि कौन सी ट्रीटी कब की गई है। इतना पता है तो आराम से पेपर निकल जाएगा। तो इतनी कहानी सुने हो कुछ ना कुछ तो मामला ही जाएगा बीच में।